मेरी शर्ट का बटन टूट गया, लगा दे प्लीज़। वो सोई हुई थी जब असनाल इसके पास आकर बोला, लेकिन वो नहीं उठी। इसके दो तीन बार पुकारने पर भी वो टस से मस ना हुई थी। उठे ना, वो फिर से बोला, पर फिर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने लगा। सोई मिनाल इसकी बेसब्री और भारी आवाज़ सुनकर अपने गानों के आगे हाथ रख गई थी। 2-3 दफ़ा वो ऐसे ही लेटी रही थी, लेकिन आखिर तंग आकर 5 मिनट बाद उठी थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो? वो अब खामोश सा इसके पास बैठा हुआ था। अब तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, मुझे सोने दो तुम। वो फिर लेट गई। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। अब की बार आवाज़ पहले से ऊंची थी। वो समझी थी कि वो अब नहीं जगाएगा, लेकिन ये इसकी गलतफहमी थी। वो तंग आकर टांगे बेड पर मारने लगी। क्या है तुम्हें? बेबसी से इसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। जाओ यहाँ से। वो इसकी तरफ देखकर चीखी थी। एक शर्त पे जाऊंगा, अगर आप बटन लगा देंगी। वो भी ढीठ अपने ढीठ था। वो शर्ट 2 शर्ट मैं लगा देती हूँ। आखिर वो तंग आकर बोली कि वो जल्दी से लगा कर सो जाए। ये लें सुई धागा। इसके हाथ पर रखकर खुद इसके आगे बैठ गया। डफर शर्ट दो मुझे। वो गुस्सा हुई थी। ना आप ऐसे ही लगा दे, मैं लेट रहा हूँ। वो दिल चलाने वाली मुस्कुराहट से बोला, मैं ऐसे नहीं लगा रही हूँ, खुद लगा। वो इससे दूर होती फिर लेट गई। खाला। इसने एक बार ऊंची आवाज लगाई थी। वो हड़बड़ा कर उठी थी और फिर से इसके करीब होकर इसके हाथ से धागा लेकर बटन लगाने लगी। ये वाली धमकी का आरामत साबित हुई थी। ये मत समझना कि मैं डर गई हूँ तुम्हारी खाला से। वो जैसे इसे जताना चाह रही थी, आपका शोहर हूँ मैं, लिहाजा मुझे हल्के में मत लीजिएगा। वो इसको तपाने की खातिर बोला था। शोहर बनकर क्या अच्छा काम किया है तुमने? कहने को भी इसे 4 साल छोटा था, पर वो इसके पास बैठी बच्ची लग रही थी। करना तो चाहता हूँ पर आप करने नहीं देती। वो अपनी मखसूस मुस्कुराहट लिए बोला था। क्या करना चाहते हो और क्या मैंने करने नहीं दिया? वो तब कर बोली। हसनाल का डिम्पल इसे जहर से भी ज्यादा बुरा लगा। रोमांस यार, आप करने ही नहीं देती। मैं बेचारा तो आपके नज़दीक होता रहता हूँ। वो इसके बालों की लट पीछे करते हुए बोला, नहायत ही चीप और बेशर्म इंसान हो तुम। मिनाल ने गुस्से से सुरख हुई और फिर जोर से सुई इसके सीने में चुभो दी थी। वो सी करके रह गया और बटन लगा अपने नेल से धागा तोड़ दिया। मुझे तो लगा कि आप अपने मुंह से धागा तोड़ेंगी। वो ढिठाई से मुस्कुरा कर बेड से उतरा था, जबकि वो कोई शय ही ढूंढती रह गई कि इसे उठा कर दे मारे। लेकिन अफसोस इसकी नज़र में ऐसी वैसी शय ही नहीं थी। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे। इसको 5 मिनट लेटे हुए थे जब इसको अपने पास से फिर से इसकी बेहंगम आवाज़ आई। इसने आंखें खोलकर देखा। असनाल बेड दराज से कार की चाबी उठा रहा था। अब अगर तुमने मुझे रूम में नजर आए तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे हम। वो फिर से उठकर इसे फोन करती हुई इसी के अंदाज में बोली थी। टांगे पास आऊँ तो तोड़ेंगी या दूर से ही? वो इसके तपे हुए अंदाज को देखता पहले आराम से कदम उठा गया। दरवाजे पर पहुंचते ही शैतानी मुस्कुराहट से बाहर किया था। अशनाल को आए तकरीबन 20 दिन हो गए थे। वो अब कॉलेज जाने लगी थी। आज चूंकि हफ्ते की रात थी तो वो जल्दी घर आ गया था। अशनाल कब से बैठे एक अकाउंटेंट के क्वेश्चन में फंसी हुई थी, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था। वह दूसरे कमरे में बैठकर पढ़ा करती और सोती भी वही थी। इस दिन के बाद दोबारा इसके कमरे में नहीं सोई। वो कितनी देर और करती रही, लेकिन इससे हल नहीं हुआ था। आकर तंग आकर इसके रूम का दरवाज़ा नॉक किया। इजाज़त मिलते ही वो अंदर आई तो वो आगे सिगरेट पी रहा था। अशनाल ने इसे ज़िंदगी में सिगरेट पीते नहीं देखा था। वो हैरान रह गई थी। ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, समझा दें प्लीज़। वो आगे से कुछ नहीं बोला, प्लीज़ समझा दें। फिर भी इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। प्लीज़ मैम मारेंगी, मुझे क्वेश्चन करवा दें। वो इसकी तरफ देखने लगा, लेकिन इससे जवाब नहीं दिया था। इस दफ़ा अशनाल को गुस्सा आया। इसने आगे बढ़कर इसके हाथ से सिगरेट खींच लिया था। सिगरेट वापस करो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अशनाल? वक्त इसकी धारती हुई आवाज़ आई थी, जबकि वो अपना सिगरेट वाला हाथ पीछे बंद कर गई थी। अशनाल ने इसको बाजुओं से पकड़कर अपने पास जोर से गिराया कि वो उसके हाथ से सिगरेट ले। इसने अपनी मुट्ठी आगे करके खोली थी, जिसकी बेदाग हथेली 2-3 जगह से जली हुई थी। वो अभी इसके हाथ से लेता ही कि वो इससे सिगरेट उठाकर अपने मुंह के पास कर गई थी। वो वहां से इसका होंठ भी चल गया था। अशनाल वक्त इसकी समझ से स्थागित हो गया। वो इसे आज पहले वाली अशनाल लगी, जिद्दी और हर बात मनवाने वाली, जबकि अशनाल की आंखों से तकलीफ से आंसू निकल रहे थे। ये क्या तुम बेवकूफ़? वो इसका हाथ थाम गया जो अब इसके कंधे के साथ न ढाल सी हो गई थी। ये क्या कर दिया तुमने बेवकूफ़? वो इसकी तरफ देख कर कहने लगा जब इसके साथ न ढाल सी लगी थी। वो इसके हाथ पकड़कर मायना करने लगा जो सिगरेट लगने से 2-3 जगह से जला हुआ था। वो बहादुर बनकर इसे सिगरेट तो छीन गई थी, लेकिन अब हाथ का दर्द इसकी चीखें निकाला था। वो अपनी चीखें जब्त करने में लगी हुई थी। नहाई थी बेवकूफ़ औरत हो तुम, अब रो क्यों रही हो? वो इसको रोता हुआ देखकर गुस्से से बोला, आखिर चाहते कि आप मुझसे बता दें? इंसान हूँ, तकलीफ है, रो भी नहीं। मैंने माफ़ी भी तो मांगी है, फिर भी इग्नोर कर रहे हैं मुझे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ज्यादती आपके साथ हुई तो मेरे साथ भी आपसे बढ़कर हुई है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। हर किसी का लहजा मुझे भी तकलीफ देता है। इस रात आपने मेरा इस्तेमाल, इसके लहजे की बगावत देखकर अशनाल वक्त का दिमाग घूम गया। इसने थप्पड़ रख कर अशनाल के चेहरे पर सीट किया। इसके थप्पड़ से तो अशनाल की आवाज़
झुंझला उठे थे। वो सहम कर इसे देखने लगी, जिसकी लाल गुस्से भरी आंखें इसे अपने आप में घटती हुई महसूस हो रही थी। दर्द क्या होता है जानती हो अभी इशनाल बख्त? तुम्हारे एक गलत कदम ने मुझे तबाह करके रख दिया, मुझे पूरे ख़ानदान में बदनाम करके रख दिया है। फिर माफ़ी मांग रही हो? मेरे अपने मुझे कह रहे हैं कि मैंने अपने से 12 साल छोटी लड़की को बरगलाया है। वो मुझे ताना देते रहते हैं। मैं अब तक अजियत बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझे इनके अल्फाज जीने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मुझे बदकिरदार मर्द कहा है और ये लफ्ज़ मेरी रूह को छलनी कर गया है। आज तुम्हें पता चला है ना अजियत क्या होती है? ये तो सिर्फ 2 छोटे छोटे निशानात हैं ना जो मेरे दिल को लहूलुहान कर गई। इनका क्या? वो बाहर नज़र तो नहीं आ रहे। मेरे अपनों के लफ्ज़ों ने अंदर से ज़ख्मी कर दिया है। इस रात में खराब नहीं था, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किया है। और जब सब ने मुझे तुम्हारी बीवी बनाया तो मैं क्यों इस हक से कट कर रहता? आई थिंक सब ने तुम्हें मुझे तो वेट सब ने तुम्हें मेरी बीवी बनाया सियाना, वरना मेरे अंदर ना कोई ख्वाहिश है ना कोई चाह, खासकर तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और जो कुछ तुमने किया है इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे अपना असल दिखा दिया है, वरना मैं कब तक तुम्हें बच्ची समझता रहता। अब रुशनाल ने सिगरेट जलाकर और उसकी गर्दन पर रख दी थी, जिससे रुशनाल की चीख निकल गई। ये निशानात अब तुम्हें नजर आएंगे जब तुम आईना देखोगी। तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी तकलीफ पे तड़प उठूंगा, इसलिए तुमने ये हरकत की। लेकिन रुशनाल वक्त ये सोच लो, मैं अब तुम्हें तकलीफ ही दे सकता हूँ, तुम्हारे जख्मों पर मरहम नहीं रख सकता। लिहाजा अब तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। वो इसकी तरफ खूनलूर नज़रों से देखकर कह रहा था, मैं यकीन से कह सकती हूँ आप मुझसे नफरत कर ही नहीं सकते। ना आज ना कल आपके दिल में बदगुमानी ज़रूर है, वो किसी दिन दूर हो जाएगी। आप मुझे तकलीफ़ में देख ही नहीं सकते, अजियत देना तो दूर की बात। वो अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करती बामुश्किल बोली थी। इसका पुरअतमाद रह जाए, इसकी बातें रुशनाल के दिल पर जलती का काम कर गई थी। इसने अब की इसका मुंह पर अपना मजबूत हाथ जमा दिया कि वो मज़ाहमत ना कर पाए। वो इसकी बार लाइटर निकाल कर सिगरेट जलाया। सिगरेट से थोड़ी आग भी निकल रही थी। इसके गर्दन पर, फिर हाथों पर, फिर 2-3 बार और फिर लगातार इसके कंधे पर रखा। वो हाँ पे रोती अपने आप को बचाने के लिए चीखती रही, चलाती रही, लेकिन वो इसके पास बैठा टस से मस नहीं हुआ। इसके सर से दुपट्टा कब का उतर गया था। इसकी आंखों से बेबसी से आंसू निकल रहे थे। जहाँ जहाँ पे सिगरेट लगता वहाँ से शर्ट भी थोड़ी थोड़ी जल गई थी। अब तुम्हें यकीन आया कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ? ये मेरी नफरत की शुरुआत है रुशनाल बीबी। इंतहा पे जब आया तो मुँह पर तेजाब डालूंगा। रुशनाल के दिल को जब तक यकीन न मिली वो तब तक सिगरेट लगाता रहा और फिर हाथ हटा गया। इसकी जोरदार चीख से कमरे में इरताज सा हुआ था। रुशनाल इसे देखता रहा। वो कभी हाथों पे फूके मारती, कभी गर्दन को पकड़कर हिचकियों से रोती कि किसी तरह तकलीफ खत्म हो। बाल बिखर गए थे। दुपट्टा जो नमाजिश शक्ल में था अब इसके पास पड़ा हुआ था, क्योंकि खुद को छुड़वाने की कोशिश दुपट्टा नीचे गिरा था। गुलाबी रंगत रोने की वजह से वो और गुलाबी हो गई थी और आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे। शायद रात को देर तक पड़ती रहती। वो पींचती दर्द कंट्रोल कर रही थी। रुशनाल ने जब इसे बहुत तकलीफ में देखा तो इसके पास बैठी हिचकियों से रो रही थी, तो इसने हाथ पकड़ना चाहा। वो डर कर पहले पीछे और फिर उठी और अंधाधुंध भागी और अब की बार एक जोरदार ठोकर दरवाजे से लगी और वह वहीं बैठ गई थी। रुशनाल ने जब इसे देखा जो अपने पाँव थामे हुए थी, वो उठाकर इसे देखे। रुशनाल ने जब इसे उठते देखा तो बहुत मुश्किल से खुद को दरवाजे के सहारे खड़ा किया कि वो अब भी इससे ना मारे। वो फट से भागती गिरती कमरे में पहुंची, दरवाज़ा बंद कर लिया। रुशनाल ने बाहर देखा जहाँ से वो निकली थी। दरवाजे के करीब फर्श पर इसका खून लगा था, जो शायद ठोकर लगने की वजह से इसके पाँव से निकला था। इसे खुद पे गुस्सा आया कि क्यों अपनी सारी इरिटेशन इस पर निकाल गया था। आ जाओगे एक दिन हालात की सत पर, हो जाएगा मालूम तुझे खुदा क्या है। आगा जान वही ने पुकारता हुआ जो अखबार पढ़े थे। क्या हो रहा है? बरखुरदार क्यों चीख रहे हो? वो थोड़ा सा डर गए थे कि क्या हो गया है। आगा जान अब आपको आदी हो जाना चाहिए मेरे लहजे का। वो इनके डर को भांपता हुआ बोला, जिन्होंने समझा था कि इसकी चीख से पता नहीं क्या हुआ है। आगा जान एक बात सुन ले मेरी, अब क्या हुआ है? वो इसको फिर से चीख मारता देखकर बोले थे, दादा जान आप अपनी बहू प्लस भतीजी को समझा लें। हम इस नावल को पार्ट में अपलोड करेंगे। नावल अच्छा है इसलिए आप बोर नहीं होंगे और पार्ट रोज़ आएगा। जैसे कि आपको बताइए हम वॉइस ओवर कर रहे हैं इसकी, और आप लोगों ने कहा था कि सेकंड चैनल पे भी कुछ अपलोड करें। सो ओनर सेकंड चैनल पे इस नावल को शायद अपलोड करने का बोल रही थी, अब भी हमें पता चला। सो इस वजह से आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। आपको इस तरह ये नावल पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है, और मिलेगा रोज़, इसलिए प्लीज़ कि पार्ट में नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी ना हो, रोज़ मिल जाएगा, ठीक। होप सो कि हम इसको जल्दी कंप्लीट करें। वो लोगों के घर ख़राब मत करें। वो सगीर साहब को मेरी शिकायतें लगाती है कि मैं मस्तियाँ करता हूँ और सबको तंग करता हूँ और रेसलिंग करता हूँ। हद होगी है। मेरा बाइक मेरी मर्ज़ी, आप समझा लें इन्हें। मैं जो कुछ भी करूँ मेरी मर्ज़ी। और आपके खड़ूस बेटे सगीर साहब से ना, आपको पता है ना जिस तरह वो मुझे मारते हैं। हसनाल आगा जान के सामने बेतकलीफ़ी से बात
किया करता था। आगा जान आप खामोश क्यों हैं? वैसे तो आप मेरा भरपूर साथ देते हैं कि तुम्हारे बाप से ही ऐसा। आज क्या हुआ? आज क्यों चुप हैं? वो इनकी गैर मामूली खामोशी से तब कर बोला, जबकि आगा जान इसे आंखों के इशारे करते रह गए। आगा जान मैं कोई नदीम बैग थोड़ी हूँ जो शबनम की तरह मुझे आंखें मार रहे हैं। ये कहते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो सगीर साहब खड़े हुए इसे कीना तो उस नजरों से घूर रहे थे। ओए माँ, बेसाख्ता इसके मुंह से ही निकला था, बाइक की चाबी मुझे दो। वो बोले तो बस इतना ही, इनका लहजा पथरीला था। बाबा वो मैं मेरे पास नहीं, रूम में है, मुझे सुबह चाहिए, वो सख्ती से बोल रहे थे। जी ठीक है, ये आपके लाड की वजह से बिगड़ा है, वो बाबा को देखकर खफा से बोले और एक बार फिर जबरदस्त सी घूरी डालकर चले गए। जो एहतरामन निगाह झुकाए खड़ा था, निगाहें झुकाकर तो ऐसा खड़ा हो गया है जैसे वो किसी लड़ी का सैयद हो और तू इसका मरीद। आगा जान ने बेटे को दरवाजे से निकलते देखकर कहा, आगा जान आपका बेटा सैयद हो या ना हो, पर वो मुझे मौला जड़ जरूर लगता है, जिनके कदमों की धमाल से मेरा सांस रुकने लगता है। और इनको तो हाथ में कुल्हाड़ी उठाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो निगाहों से ही कत्ल कर देते हैं। वो अभी हाथ चांद चाह बोला था, वैसे आगा जान आप खुद भी तो सगीर साहब से डरते हैं, इनके सामने तो आप ही मुंह नहीं खोलते, सिर्फ आंखें मारते हैं। बेटा तू मेरी फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर, क्योंकि ये चाबियां सिर्फ सुबह तक तेरी मेहमान हैं। वो इसकी साइड पॉकेट की तरफ इशारा करते हुए बोले, आपको कैसे पता कि चाबियां मेरे पास हैं? वो जरा मशकूक सा होकर आगा जान की तरफ देखकर पूछने लगा, जितनी तेरी उम्र है इससे 3 गुना मेरा तजुर्बा है। उन्होंने इसकी तरफ देखकर जवाब दिया। अब निगाहें फिर अखबार पर जमा ली थी। वह रूम में आकर बड़े जोरों से रोई और दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी, क्योंकि कंधे और गर्दन का दर्द इसे हर चीज़ भुला गया था। वो बर्दाश्त करने की कोशिश करती थी, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो वो वहीं दरवाजे के साथ ही लेट गई थी। दरवाज़ा खोलो, मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो अशनाल। दरवाज़ा इसने 2-3 बार नॉक किया। अशनाल दर्द से नढाल नीचे पड़ी रही, इसकी हिम्मत ना हो रही थी कि वो दरवाज़ा खोल सके। वो नॉक करने के बाद चला गया था। कंधे की जलन से वो कंधे को और ज़्यादा पींचता, इससे दर्द ज़्यादा पींचती आई थिंक, और इससे ज़्यादा दर्द पड़ता। बेड की साइड टेबल पर पानी देखकर वो पानी के जग को देखकर खुद को घसीटती लेकर गई और लेटे लेटे पानी के जग से थोड़ा थोड़ा पानी खुद पर गिराया कि जलन कम हो और पानी ख़त्म ना हो जाए। तकरीबन चंद लम्हे आराम आता, फिर वही जलन फिर सारी रात इसकी फर्श पर कटी थी। पानी ख़त्म हुआ तो वो फर्श पर ही लेट गई थी। वो अशनाल के रवैये से जैसे अंदर से मर गई थी। ये रूह बाहर से जी रही है, दिल जैसे अंदर से मर गया हो। माँ मुझे नाश्ता दे दें। वो पराठे पकाती माँ के पास आया और इनको पीछे से कर लिया था। हसनाल छोड़ो, टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ। वो बामुश्किल से अपना आप छुड़वाती हुई बोली, वैसे आपकी हिटलर बहन कहाँ है? आज किचन में नजर नहीं आ रही। वैसे तो सुबह अमाम की तरह अजानें दे रही होती हैं। वो चाय का कप उठाता हुआ बोला, शर्म करो, खाला है तुम्हारी। वो पराठे को इसके सामने रखती और अब मसरूफ से अंदाज में अंडे को फेंटते हुए बोली, वैसे ये क्या बला है? अब की बार कहका लगाकर बोला, हसनाल मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इस तरह कहके मत लगाया करो और ना ज़्यादा हंसा करो। हर वक्त का हंसना दिल को मुर्दा कर देता है और इससे रूह मुरझा जाती है। तहमीना बेगम अब के डांटने वाले अंदाज में इसे समझाया था। वो माँ की बात सुनता मुस्कुराकर बिल्कुल चुप होकर बैठ गया। अब क्या हुआ है? वो 5 मिनट बाद ऑमलेट बनाकर फारिग हुई तो इसको देखा जो खामोश सा बैठा था। अब क्यों चुप हो गए? मैंने बोलने से मना तो नहीं किया। उन्होंने समझा कि नाराज़ हो गया, इसलिए नरम लहजे में इसके आगे ऑमलेट रखते हुए बोली, अब इतनी बेइज्जती के बाद कौन पागल बोलेगा? और क्या बोलेगा? वो मुंह बनाकर बोला। वो इसका मुंह बनता देखकर मुस्कुराई और प्यार से इसके बाल बिखेरे थे। नहीं बेटा, ये डांटना नहीं था, ये मेरा प्यार था। और बिला माएँ भी औलाद की बेइज्जती करती हैं। जो आपसे प्यार करते हैं वो फिर डांटने का हक भी रखते हैं। वो आपकी बेहतरी के लिए आपको डांटते हैं। और फिर से उठकर अब किचन की बिखरी चीज़ें समेटने लगी थी। ये बात तो ठीक है, पर जो हाल आपके रांझा साहब मेरा करते हैं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इनके प्यार मोहब्बत का अंदाज ज़रा निराला ही है। तहमीना बेगम ने मुड़कर इसे घूरा, जो नाश्ता समेत किचन के दरवाजे से बाहर जा रहा था। थोड़ी देर और बैठते ना, फिर मैं तुम्हें बताती। वो कहकर कुफ्की से फिर से काम करने लगी थी। मुझे पता है आपके हाथ में आरफ लोहार का चिमटा है, इसलिए मैं बाहर आ गया ताकि आपकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा बाहर ना आ जाए और बरस कर बरसे मेरे ऊपर। इसकी आवाज़ फिर से गूंजी। रोशनाल की आंख खुली तो वो उठ बैठा। आज इतवार था आई थिंक, तो वो लेट उठा था। अशनाल का दुपट्टा इसके पास पड़ा हुआ था। वो इसकी अकाउंटिंग भी बुक, वेट रुक जाएं, राइटर ने यहाँ तो वर्ड ज़्यादा लिखे हैं दरमियान में, या लिखे नहीं है, मतलब जहाँ पे लिखना है ना वो वर्ड की ज़रूरत है, वो वहाँ पे लिखा नहीं है। और यहाँ पे बी की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पे लिखा हुआ है की ज़रूरत थी। वैसे अकाउंटेंट की बुक भी वहीं पड़ी हुई थी। बस समझा कि वो किचन में नाश्ता बना रही है। इसकी तकलीफ़ भूल गई जो रात को दी थी इसे। फिर किचन से कोई आवाज़ न सुनकर वो मामूली सन्नाटा देखकर स्लीपर पहन था वो बाहर निकल आया था। वो इसके रूम के पास आया जिसका डोर बंद था। अशनाल दरवाज़ा खोलो। वो 2-3 बार नॉक करता रहा। अशनाल मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो, हरी आप। अगर मैंने खुद खोला
तो बहुत बुरा असर होगा। लेकिन फिर इसकी आवाज़ नहीं आई। अब की बार गुस्से में अपने रूम से चाबियां लेकर आया और गुस्से से लॉक खोलकर दरवाज़ा पीछे किया और नीचे फर्श पर बैठ के साथ पड़ी पानी का जग इधर ही ऊंधा पड़ा था। इसके बाद गर्दन के साथ चिपके हुए थे। रुशनाल इसकी हालत देखकर शर्मिंदगी किया था, गहराइयों में चला गया था क्योंकि इसका पाँव भी स्वेल हुआ पड़ा था। उसे कहना सबूत मजबूत रखना, बात अब खुदा तक जा पहुंची है। वाह, कितने प्यारे शेर लिखती है ना वैसे राइटर। रूम में नज़र पड़ते हुए वो इससे नीचे पड़ी नजर आई। शायद दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश में वहीं लेटे लेटे सोई हुई थी। ज़मीन पर पानी इधर उधर गिरा हुआ था, जग इधर ही ऊंधा पड़ा हुआ था। इसकी हालत बहुत बिखरी हुई थी। वो जल्दी से इसके पास आया। अशनाल रुशनाल ने इसे कंधों से थामा और इसका सर अपनी गोद में रखा। अशनाल, आंखें खोलो, इधर देखो मेरी तरफ। इसके बिखरे बाल पीछे किए जो गर्दन के साथ चिपके हुए थे। वो इसके गाल थपथपाए। अशनाल ने आंखें खोलकर इसे देखा। अशनाल ने नम आंखें खोलकर इसे देखा। इसको अपने ऊपर झुके देखकर वो आंखें फाड़े से देखने लगी और जल्दी से तड़प कर इससे दूर हुई। भागकर वाशरूम में बंद हो गई थी। अशनाल, दरवाज़ा खोलो। वो भी उठकर वाशरूम तक आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। नहीं खोलूंगी मैं, आप चले जाए यहाँ से। मैंने आपकी असलियत देख लिया, आपका असल चेहरा तो ये है। मैं तो आपका फरिश्ता समझती थी, लेकिन आप शैतान से भी बदतर हैं, बेहिचक से रोते हुए बोली थी। अशनाल, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, तुम समझ रही हो ना। वो इसके लहजे को इग्नोर करता हनूज सख्ती से बोला था। अब आपने कुछ भी किया तो मैं खुद के साथ कुछ कर लूँगी। मैं आप जैसे हैवान का चेहरा भी नहीं देखना चाहती, मुझे आपसे घिन आती है। वो इसकी असलियत इसे बता रही थी। अशनाल शीशे के पास गई और फूट फूट कर रो दी। वो अपने हुलिये को पहचान ना पाई। गर्दन पर इसके जख्मों के वाज़ेह निशानात नजर आ रहे थे। वो ऐसी लड़की थी कि जब किसी की हल्की सी भी चोट देखती वो मुंह भी दूसरी तरफ कर लेती। वो किसी के जख्मों को देख नहीं सकती थी और आज इसकी गर्दन, कंधा, मुंह, हाथ हर जगह से जला हुआ था और वो ये जख्म देखते देखते मुस्कुरा थी। वो मुस्कुराहट भी दर्द भरी थी। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा महरम होता था, तमाम जख्म मतमल कर देता है। वो भी बाहर बैठा रहा। तकरीबन आधा घंटा वो वेट करता रहा, लेकिन अब इसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। इसे कंधे पर जलन का एहसास हुआ था। इसके दर्द की शिद्दत बहुत बड़ी थी। इसका सांस बंद होने लगा था। वाशरूम के दरवाजे के जोरदार ठोकर से वो अंदर तक सहम गई थी। 1 मिनट के अंदर अंदर बाहर निकलो। रुशनाल का धारता सा लहजा सुनकर वो रात के दर्द सहने के बाद वो निकली थी। अब अगर तुमने डोर ना खोला तो मैं तुम्हारा चेहरा। वो अपनी खुश्क सांस तर करती इसके कहने से पहले ही दरवाज़ा खोल गई थी। वो दरवाजे के पास आया। पहले मेरे कपड़े निकालो, फिर ब्रेकफास्ट तैयार करो जल्दी। वो ये कहकर चला गया था। वो हैरान हुई। इसके अंदर कुछ कहने के बावजूद कुछ कहा नहीं था, लेकिन इसके लहजे से फूट फूट कर रोती थी। और फिर अपना चेहरा साफ करके इसके पीछे रूम में आई। इसके कपड़े निकाले थे जो खुद शायद वाशरूम में था और फिर इसके आने से पहले ही किचन में चली गई। गर्दन और कंधे पर मुसलसल तकलीफ होते देखकर वो बेहिस बन गई थी। वो और इसका नाश्ता बनाने लगी और बनाकर टेबल पर रखा। आंसू निकल कर इसके चेहरे को तर कर रहे थे। इसकी सिसकियाँ रुक नहीं रही थी। रुशनाल आया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खामोशी से नाश्ता करने लगा। वो नाश्ता करता रहा। इसकी मुसलसल सिसकियों को वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, लेकिन जब हद से ज़्यादा इसकी सिसकियाँ बढ़ी थी तो इसने कप को जोर से टेबल पर पटका, जिससे अशनाल घबराई और खौफ से इसे देखने लगी। क्या ड्रामा है ये? क्या साबित करना चाह रही हो कि मैंने तुम पे जुल्म करके पहाड़ तोड़ दिए हैं? मुझे जालिम तस्वर करी हो? अच्छा, और तुम्हें क्या तस्वर करें, गधे? तुमने उसे इतनी जगह पे जलाया और वो रो भी नहीं सकती। मुझे दर्द हो रहा है। वो फिर से चिकन से रोई थी। अशनाल ने इसे एक नज़र देखा और फिर से बेहिस बन गया, जिसके चेहरे से दर्द की एक पूरी लहर थी। इधर आओ। रुशनाल ने अब की बार नरम लहजे में पुकारा। नहीं, मैं नहीं आऊँगी। वही कहकर फिर से रोई। रुशनाल ने इसे 2-3 दफ़ा पुकारा पर वो ना करती। इसको दूर देख कर किचन से भागी। वो आराम से नाश्ता करने के बाद घर से निकल गया था। वो चाबियाँ लिए ऑफिस में चला आया था। आज छुट्टी थी तो वो वहीं बैठकर फ़ौरन डेलीगेशन के लिए कोई असाइनमेंट तैयार करा था। सारा दिन इधर ही लग गया था। ये तक भूल गया कि वो एक मासूम के साथ बहुत ज़्यादा बुरा करके आया है। फ़ोन की रिंग हुई तो इसके दोस्त की कॉल आई थी। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हैं तू? सलाम करने के बाद छूटते ही ये पूछा था। ऑफिस में हूँ। यार वट, पागल हो तुम? इतवार के दिन कौन ऑफिस काम करता है? और इस वक्त लगता है भाभी तुझे घर में रहने नहीं देती। फरकान कहकलकाते हुए बोला था। बकवास बनकर काम की बात कर। तू सुन मेरे जिगर, कल का डिनर डन है मेरी बेगम की तरफ से। ये दावत तेरे और भाभी के लिए आना है ज़रूर। फिर तकरीबन घंटे की गपशप के बाद इसने कॉल बंद की थी। वो मगरब की अजान होने से पहले टाइम देखता ऑफिस से निकल आया था। पहले बाजार आया। मैं इसे शादी के बाद पहली दफ़ा अशनाल के लिए शॉपिंग करने आया था। इसके लिए सूट, हील्स और कॉस्मेटिक की चीज़ें पैक करवाओ। रात का खाना वो बाहर से ही ले आया था। हर चीज़ निकालने के बाद वो जब घर आया तो सन्नाटा ही सन्नाटा था। रात के 8 बज गए थे। वो किचन में खड़ी हुई थी। वो प्याज काट रही थी। खाना मैं ले आया हूँ, ये निकालो। वो लाउंज के सोफे पर शापर रखकर किचन में चला आया था। अशनाल ने इसके हाथों से बिरयानी के डब्बे लेकर प्लेट में निकाले थे और इसको सर्व किए थे। खाना खाया तुमने? इसने नफ़ी में चेहरा हिलाया था। खाओ।
वो इसे बाजू से पकड़कर अपने पास चेयर पर बिठा गया था। मुझे भूख नहीं है, वो एकदम से डरकर इनकार कर गई। युष्णाल ने सिगरेट की डिब्बी निकालकर अपने मुंह के आगे की थी, जिससे इसकी रही सही जान भी हवा हुई थी। खाओ, इसके चेहरे की उठती हुई रंगत देखकर बोला। अशनाल साथ साथ खाती रही और साथ इसके आंसू निकल रहे थे। ये तो तब होता है जब मम्मा मारे थप्पड़ और साथ में कहे खाना भी खाओ, साथ डांट रही हूँ। इसको चंद चम्मच भी चावल की जहर लग रही थी, क्योंकि वह सिगरेट निकाल कर कभी खोलता और कभी बंद करता। एकदम से सियार के हलक में नवाला अटका था, जिससे इससे सांस नहीं आई। वह जोर जोर से खांसने लगी थी। रुशनान इसकी हालत देखता इसकी पुष्ट थपथपाने लगा और गिलास में पानी डालकर इसे पिलाया और फिर से चेयर पर बैठ गया था। वह अपने सीने पर हाथ रखे मुश्किल सांस ले रही थी। इससे वह अपने उजड़े हुलिये से सदियों की बीमार लगी थी। चेहरा मुरझाया हुआ था। इसे एक पल में पहले वाली हनी इशू नजर आई थी, जो हर वक्त खुद को सजा कर रखती, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट हटती ही नहीं थी। ये वो भूल गया था शोक चंचल सी अशनाल को तो इसने खुद मारा था अपने हाथों से। वो अब इसे बात करते भी हिचकिचाती थी। वो कहती थी कि इससे इसे घिन आती है। कुछ देर वो इसे देखता रहा, फिर बाहर निकल गया था, जबकि इसके जाने के बाद अशनाल की हिचकियाँ बन गई थी। वो बामुश्किल कॉफ़ी लेकर आई और इसके पास रख कर जाने लगी। वो लैपटॉप पे कोई काम कर रहा था जब इसने हाथ बढ़ाकर इसे अपने पास खिलाया और लैपटॉप को साइड पर रखा और इसके गले से दुपट्टा उतारा। अशनाल की जान हवा हुई थी। इसे कल वाला मंजर याद आया। वो इसके हाथ छिटकने लगी। अभी तो कल वाली तकलीफ खत्म हुई और फिर से नया जख्म देने लगा था। इसने शर्ट इसके कंधे से सरकाई। वो मुसलसल खुद को छड़वाने लगी। वो होंठ पींच कर इसे रोकने की कोशिश की। खुद कंधे पर से कई जगह से खाल उतरी हुई थी। इसे पता था कि इसने क्रीम कहीं भी नहीं लगाई थी। इसने निगाहें उठाकर अशनाल को देखा, जो आंखें बंद किए मुसलसल रोए जा रही थी। अशनाल की जान हुई हवा हुई थी इसके इस अकदामात पर। बरनाल अपनी पॉकेट से निकालता इसके कंधों और गर्दन पर लगाई और फिर रोती हुई अशनाल, जो आंखें बंद किए रो रही थी, इसके आंसू अपने हाथों से साफ करके इसके चेहरे पर एक अकीदत भरा लिमस छोड़कर पीछे हटा और इसकी शर्ट सही की। इसको अपने सामने बैठी वो कोई बच्ची लगी थी, जो इसके लिमस से आंखें खोल गई थी। वो अब साइड टेबल की दराज से एक ट्यूब निकाली और अब इसके पाँव को ऊपर करके ट्यूब लगाने लगा। इसे अशनाल को बहुत बुरा लगा था। वो इसके हाथों की गिरफ्त से पाँव छुड़वाने की कोशिश करने लगी, जबकि इसकी घूरी पर निगाहें झुका गई थी। अशनाल को इसके रवैये की ज़रा भी समझ न आई। वो पल में तोला और पल में माशा। अकाउंट की बुक जो वो सुबह साइड टेबल पर रख कर गया था वो साथ पड़ा रजिस्टर उठाया और खुद थोड़ा सा खिसक के जगह बनाकर इसको साथ बिठाया था कि क्या समझ नहीं आ रही। वो कुछ नहीं। वो इसकी कुर्बत पर हकलाई। कुछ भी नहीं समझ आई। वो हैरान हुआ। मैं नहीं करूँगी, मुझे जाने दे। रुशनान ने इसे इनकार करते देखकर इसके कंधे पर सर रखा। मैम तो तुम्हें मारेंगी ना। इसके और ज़्यादा करीब होने पर वो इसकी धमकी पर इसका नन्हा सा दिल कांपा। फिर इसने इसे बताया और वो कितनी देर इसे समझाता रहा, जबकि अशनाल की आंखें नींद से बढ़ने लगी थी। रुशनान ने इसे कुछ देर समझाया। थोड़ी देर इसको टस से मसना होता देखकर झुककर इसे देखा तो वो सोई हुई थी। कोई हाल नहीं है तुम्हारा, मैं वैसे ही दिमाग खपा रहा हूँ, वो दिल में बोला। आज कितने अरसे बाद वो अशनाल की बचकाना हरकत को देखकर मुस्कुराया था और फिर वो जाने कितनी देर लैपटॉप पे काम करता रहा और उसके साथ लगी सोती रही थी। आज तो अशनाल पुरसुकून था, क्योंकि आज के दिन इसके ज़मीन पर बोझ नहीं था। ये शर्ट्स प्रेस कर दें। वो हमेशा की तरह इसके सर पर खड़ा था। वो ढीठों का सरदार था तो वो भी ढीठों की मलका। उठे मलका साहिबा, मैं लेट हो रहा हूँ। इसने ऊपर से कंफर्टर खींच लिया। बादशाह सलामत, आपके अहले खाना के तशरीफ़ ले जाने की आपकी कनीज़ें मुझे हर वक्त काम पर लगा के रखती हैं। वो दांत पीसती हुई बोली कि फिर से कंफर्टर ओढ़ कर सो गई थी, जबकि अशनाल ने साइड टेबल से पानी का जग भर के इसके ऊपर डाला था। वो चीखती हुई उठी। इतने में वो कमरे से बाहर था। हसनाल साहिबा की अम्मा चिमटा लेकर अंदर आ गई थी, जबकि वो बचता आगे के कमरे में पहुंचा था, जो चाय पी रही थी। आई थिंक आगा के कमरे में। आगा जान प्लीज़ मुझे बचा लें। वो झांसी की रानी आरफ लोहार का चिमटा लेकर तशरीफ़ ला रही हैं। वो आगा जान की चेयर के पीछे छुपता हुआ बोला। कौन आ रहा है? आगा जान ने अनजान सा होकर पूछा था। वो आपके सपूत मोला जट की बेगम साहबा। शर्म करो, माँ है तुम्हारी। वो इसको शर्म दिला रहे थे, जो शर्म के शीन से भी वाकिफ़ नहीं था। फिर कोई बुरखा ही दे दें। अंदाज से वो बिल्कुल संजीदा सा लग रहा था। इस्तग़फ़ार, मैं तुम्हें रज़िया सुल्ताना लगता हूँ। वो इसकी तरफ बात से जैसे उछल गए थे। काश अब रज़िया सुल्ताना होते, मेरी तो बचत हो जाती। ला हौला वला कुव्वत। वो इसकी बात से तपे थे। सब्र करो, मैं तुम्हारी माँ को बताता हूँ, इसे धमकी देते हुए बोले थे। ओके, उसे कहना सबूत मजबूत रखना। बात अब खुदा तक पहुँच चुकी है। वेट, हमने ये पढ़ा हुआ है ना? हाँ, ये वापस एपिसोड पोस्ट होगी।
इसकी आँख खुली तो चंद पल तो वो मंजर को पहचानने की कोशिश करती रही। रात के सारे मंजर इसकी निगाहों में घूमे थे। इसने देखा तो वो इसके मजबूत हाथ, इसके कंधे, इसके बाजू के गिर्द लिपटे थे। इसकी सांसों की आवाज़ बखूबी वो अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। इसने निगाहें उठाकर देखा तो कुशादा चेहरा इसके सामने था। वो शख्स गजब की पर्सनैलिटी का मालिक था। लंबा चौड़ा शानदार वछिया सरापा, नीम व आंखें हल्के से खुले होंठ, पेशानी पर बिखरे बाल, वो इसे सोया शेर लगा था जिसके खिचार में हाथ देना मौत के मुतरादिफ था। वो इसको अपने करीब देखकर जल्दी से करंट खाकर पीछे हुई थी क्योंकि वो बिल्कुल इसके करीब था। अशनाल वक्त को इसके दिए गए सितम याद आए तो इसकी आंखें भर आई थी। तो क्या वो सारी रात इस शख्स के करीब रही थी जिसने इसकी जिस्मानी और रूहानी तकलीफ दी थी? इसके दिल में डर बैठ गया था। वो उठा तो इसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करेगा कि तुम मेरे करीब क्यों आई हो। ये सोच इसके दिमाग के इर्द घूमने लगी थी। इससे पहले कि वो उठकर जान बन जाता वो निकल गई थी। नमाज पढ़ के हमेशा की तरह इसका नाश्ता बनाया और खुद को कॉलेज के लिए तैयार हुई थी। आज मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करूंगा। वो नाश्ता कर चुका था जब वो अपना बैग लेकर बाहर आई थी। वाइट कॉलेज यूनिफॉर्म पहने, वो स्याह ब्लैक शॉल सर पे किए, हाथों में रजिस्टर उठाए वो जल्दी में थी। इसके चेहरे पर बला की मासूमियत देखकर अशनाल वक्त के मजबूत, ये पता नहीं क्या लिखा है, मजबूत दिल में आई थिंक इंसिक्योरिटी हुई थी। नहीं शुक्रिया, मैं वैन में चली जाऊंगी। वे कहती साफ लफ्ज़ों में इनकार कर गई थी। मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। पर मैं बस जब मैंने कह दिया तो कह दिया। वो इसकी बात काटता साफ लफ्ज़ों में इसकी हैसियत जता गया था। चलो। वो नैपकिन से हाथ साफ करता उठ खड़ा हुआ, अपना बैग हाथ में लिया, मोबाइल पॉकेट में डाला। स्काई ब्लू सूट टॉप से में ब्रांडेड वॉच कलाई पर बांधे, हाथों में लैपटॉप, वो बहुत ही अलग और डिसेंट लग रहा था। लेक्चर यही अटेंड करने का इरादा है, यहाँ इसके लिए कॉलेज जाना पड़ेगा। इसने 2-3 कदम उठाए, पीछे से कोई आवाज़ ना सुनता पाकर पीछे पलटा और भारी आवाज़ में कहा। वो इसी जगह सर झुकाए खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। इसकी तंज़ी आवाज़ पर झीबर कर शर्मिंदा हुई थी और इसके पीछे पीछे चलने लगी थी। वो गाड़ी में बैठा था, वो भी पिछली सीट पर बैठ गई थी। आगे बैठो ना, मैं तुम्हारे नौकर हूँ ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो तुम्हें बर्दाश्त करूँ। शोहर तो हो ना। इसकी बात पर अशनाल का मुंह लाल हो गया था। इसे लफ्ज़ बॉयफ्रेंड अपनी ज़ात पे गाड़ी लगा था। वो बामुश्किल आंसू जब्त करती आगे बैठी इसने गाड़ी स्टार्ट की थी। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बताना। वो फिर से इसका नरम लहजा देखकर हैरान हुई थी। जो कर तो ड्राइविंग रहा था लेकिन ध्यान आगे विंडो स्क्रीन पर था। सुकून, वो बस इतना ही कह सकी थी। सॉरी, वो मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता, बस वो आपके नामे माल देते हैं। वो ये बात कह कर फिर तलक हुआ। खैर छोड़ो। एकदम से फिर इसका मुरझाता चेहरा देखकर वो अपनी बात बदल गया था। मेरे दोस्त के घर रात को डिनर है, मैं जल्दी आऊँगा। तुम्हारी कुछ चीज़ें मैं ले आया था, वो लाउंज के सोफे पर पड़ी हुई हैं। मेरे आने से पहले तैयार हो जाना। इसके बाद सारा रास्ता खामोशी से कटा था। वो इसे कॉलेज छोड़ता खुद ऑफिस की तरफ गाड़ी मोड़ ली थी। इसने सोफे से शॉपर उठाए, अंदर ले आई और अपने बेड पर चीज़ें फैलाई और देखने लगी। 2-3 सूट और एक फ्रॉक इसमें से निकला था। साथ जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन इसकी मर्जी कब चलनी थी। वो ब्लू कलर का फ्रॉक पहन, हील्स पहनी और सिर्फ लिपस्टिक लगाई और फिर जाने वो कितनी देर इसका वेट करती रही लेकिन वो नहीं आया। वो इसका इंतजार करते सोफे पर सो गई थी। रोशनाल हजरत में घर आया, वो जल्दी में था। पहले गाड़ी ख़राब होगी, शोरूम से गाड़ी ठीक करवाने के बाद फुरकान के घर ले जाने के लिए बेकरी गया था। ऊपर से फुरकान की कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे और घर आया कहीं नजर ना आई। सोफे पर देखा तो देखता ही रह गया। ब्लू और सुनहरी फ्रॉक में गुलाबी माइल रंगत सैर करते हुए दिलकश नकोश से सजा चेहरा, लंबी पलके, सिल्की बाल और नाजुक सरापे में वो शहजादियों को मात दे रही थी। इसका दुपट्टा कंधे से ढलक रहा था। इसके सिल्की बाल इसके चेहरे और कंधों में बिखरे हुए थे। वो अपने आप से बेखबर सोई हुई थी। अपने से 12 साल छोटी लड़की 1 मिनट में इसको चारों शाने चित कर गई थी। विशाल ने आज पहली फुर्सत से देखा था। आज इसे पता चला कि निकाह के रिश्ते में बाकी ताकत होती है। वो इस लम्हे कमज़ोर हो गया था लेकिन अपनी ये कमज़ोरी इसके हाथ नहीं लगने देना चाहता था और अपने आप को सख्त किया था। वो अंदर गया कि वो उठ जाए और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था और इस तजुर्बे से वो आके उठ भी गई और इर्द गिर्द देखने लग पड़ी थी। चलो मैं ऑलरेडी लेट हूँ। वो हर चीज़ कमरे से लेता है, पता नहीं ऐसे कुछ करता। इस तक आया और जल्दी से बोला था। इसकी बात सुनती वो साथ रखी शाल अपने ऊपर करके खुद को कवर किया था। बेवकूफ़, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मस्जिद जा रही हो। वो उसको अपने ऊपर लंबी शाल करता देखकर चिढ़ा और टोक किया था। पर ऐसे में कैसे, वहाँ कोई नहीं है। वो इसको टोकता हुआ बोला। पर आपके दोस्त तो है ना। इसके लहजे में लर्जिश नहीं इतमाद था। ठीक है चलो। वो इसके बाद से मुतफिक था। वो चाहता भी यही था। इसकी शायद ढकी छुपी रहे और वो हकीकत में अपनी चीज़ों के बारे में खतरनाक हद तक पॉसेसिव था। अशनाल, वो चीख मार के उठी थी। क्या हुआ आपको? हसनाल जो लैपटॉप पे गेम खेल रहा था, इसे पसीने से शराबूर सर से दुपट्टा उतरा देख रोता हुआ देख हसनाल इसके पास बैठा था। वो अशनाल,
हॉस्पिटल में है, कुछ नहीं हुआ। इसे तसल्ली देने के लिए इसके सर पर हाथ रखा जब वो शिद्दत से इसके सीने से आ लगी थी और इसके से रोने लगी, जबकि हसनाल एकदम साकित हुआ। इससे मनाल से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम से इसके हाथ में इसके दिल में नए जज्बात जगा गई थी। वो सिर्फ गेम, लैपटॉप, मोबाइल और नए होंडा वगैरह के लिए जुनूनी था। वो मोहब्बत में जुनूनी तो नहीं था, लेकिन वो इसे शायद जुनूनी बनाने वाली थी। वो बच्चा तो नहीं था, वो 23 साल का पूरा जवान मर्द लगता था। वो खुद सो गई, लेकिन इसे बेचैन कर गई थी। अब इसकी रात आंखों में खटने वाली थी। वो एक ही लम्हे में इसका काम तमाम कर गई थी। आपका नाम क्या है? वो खाना खा रहे थे जब फुरकान ने इससे इसका नाम पूछा था। शनाल वो हल्की सी हिचकिचाते हुए बोली, नाम तो आपसे बढ़कर प्यारा है आपका, किंजा बोली, जिससे शनाल छिनम की थी। जबकि खाना खाते फुरकान को जोरदार खांसी आई थी। क्या यार, तू बड़ा गुन्ना है। तू कह रहा था कि भाभी तुझसे 12 साल छोटी है। तू भाभी को बच्चा बच्चा कह रहा था, याद है तेरी मंगनी वाले दिन? और ये क्या, तूने तो भाभी की बहन से मंगनी की थी। जब भी मैं सोच रहा था कि भाभी इतनी चेंज कैसे हो गई। मैंने तो मंगनी पे देखा था, इस वक्त ये छोटी सी थी। वैसे भाभी का नाम तूने रखा है ना? फुरकान नॉन स्टॉप बोल रहा था और अब की बार मायनी खेजी से पूछा था, जबकि रुशनान के लहजे के पथरीले तासरा देखकर मुंह बंद कर गया था। आगा जान ने शादी करवाई थी। वो अपने लहजे को बहुत हद तक कंट्रोल पर पाता मजबूत और संजीदा लहजे में बोला, वरना इसका दिल कर रहा था कि हर चीज़ को तहस नहस करते। जिस दिल से इसने बात को संभाला था, ये वो जानता या इसका खुदा। खाना खाते इसका हलक में नवाला अटका था। अशनाल ने बामुश्किल नजर उठाकर देखा, जिसका जब्त करने के चक्कर में चेहरा लाल हो चुका था। वो भी इसी को देख रहा था। इसकी काट नजरों से वो अंदर तक सहम गई थी। इसके बाद भी फिर तकरीबन हंसी मजाक चलता रहा था। फुरकान और अशनाल लाउंज में बैठकर बातें कर रहे थे और साथ चाय पी रहे थे, जबकि फुरकान की बीवी किंजा इसे अपने साथ किचन में ले गई थी। मुझे लगता है रुशनाल भाई आपकी बहुत केयर करते हैं, तभी तो आप परियों की तरह लगती हैं। वो इसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर बोली, आपकी एज क्या है? 19 साल की, इस मंथ हो जाऊंगी। वो निगाह में सादगी लिए बोली थी। व्हाट, 19 साल, इतनी कम एज? कोई मसला था जो आपकी शादी? वो आधी बात करती अधूरी छोड़ गई थी। भाभी रुशनाल बुला रहा है। वो किसी बात का जवाब देती ही कि जब फुरकान इसे इत्तला देने आ गया था। वो बाहर निकली तो रुशनाल पहले फुरकान से मिला और फुरकान ने इसके सर पर हाथ फेर कर 5000 का नोट थमाया। नहीं भाई, वो अपने हाथों को पींच गई, गोया साफ इनकार कर गई हो। भाई भी कह रही हो और पराया भी कर रही हो। इसके शिकवे से वो ना चाहते हुए भी हाथ आगे कर गई थी। इसके इमोशनल डायलॉग से ना चाहते हुए वो पैसे पकड़ गई थी। किंजा ने बगौर इसे देखा, जिसके गुलाबी हाथों की लर्जिश हो रही थी। फिर वो इससे इजाज़त लेते बाहर निकल गए थे। बैठो, वो दृष्ट लहजे में था। वो गाड़ी में बैठी तो रुशनाल ने जोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और खुद बैठ के गाड़ी स्टार्ट की। चलो जी। अशनाल दरूद शरीफ का वर्द करती रही। ये सही है, पूरा शैतान ही है वो, क्योंकि गाड़ी की खतरनाक हद तक फुल स्पीड आई थिंक। खौफ से इसका रंग पीला पड़ गया था। प्लीज़ आहिस्ता चलाएं, वो घिघियाई हुई आवाज़ में बोली। तुम चुप बैठो, आज घर जाकर हिसाब क्लियर करता हूँ। घर पहुँचेंगे या मैं बचूंगी तो हिसाब किताब बचेंगे, इसने दिल में सोचा था। रुशनाल मोड़ काटते ही गाड़ी के सामने ट्रक आया था। इसके बाल सारे आगे आए और इसके कंधे पर हाथ रखते हुए चीखी थी।